नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने चमोली पीपल कोठी टनल हादसे पर अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपडेट लिया है। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। अब तक 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जरूरत पर घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। श्रीनगर ऋषिकेश में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने है। सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। चमोली पीपल कोठी टनल हादसे पर यह अपडेट सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपडेट लिया है। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। यह बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। अब तक 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जरूरत पड़ने पर घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। श्रीनगर ऋषिकेश में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की है। चमोली पीपल कोठी टनल हादसे पर यह बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अपडेट लिया गया। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। वहीं अब तक 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जरूरत पर घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। श्रीनगर ऋषिकेश में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की है। चमोली पीपल कोठी टनल हादसे पर यह अपडेट सामने आई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपडेट लिया है। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देशित किया है। टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभियान जारी है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। वहीं अब तक 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जरूरत पर घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। श्रीनगर ऋषिकेश में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 2 दिन तक बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा, इससे बहनों को अपने भाइयों के घर पहुंचकर राखी बांधने में सुविधा मिलेगी और त्योहार खुशी से मनाया जा सकेगा। भाई बहन का एक पवित्र रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब 1 दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में शुरू हुए कम्युनिटी रेडियो 88.4 FM का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई सुविधाओं से छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं और बेहतर ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में ही उपलब्ध हो सकेगा। तो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक तो पहला पुस्तकालय भवन, जिसका नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से रखे जाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, निर्णय लिया है यहाँ पर। और वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासों के लिए भी भवन बना है। दोनों ही भवन बड़े अच्छे बने हैं। और दूसरा, आज यहाँ पर FM रेडियो की भी दून विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है
और इस एफएम रेडियो के माध्यम से हमारे यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी अपनी बात आम जन तक पहुँचा पाएंगे और एक अच्छा मंच उनको यहाँ से मिलेगा। और एक नवाचार है विश्वविद्यालय में ये। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की सभी टीम को, की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी को और सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को सबको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड ने 8 जुलाई 2026 को यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह राज्य सरकार, शिक्षकों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और जनता की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। नहीं, इसमें पूरी टीम, सभी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। उस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से साक्षरता के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, औपचारिकताएं होती हैं, वो सभी हमारे राज्य ने पूरी की है। मैं सभी राज्यवासियों को सबको बधाई देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं की बसें रोके जाने के आरोप पर हरिद्वार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मोहन राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ नेता तेलूराम प्रधान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई जगह बसों को रोककर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने से रोका। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। देखिए, भाजपा जो है वो सरकारी मशीनरी का टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है अपने लिए। और एक आईपीएस अधिकारी जब वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम देकर आईपीएस बनता है तो एक शपथ लेता है कि मैं निस्वार्थ और निर्विवाद और बिना भेदभाव के काम करूंगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दबाव बनाकर उनको भाजपा के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 8 अगस्त में हल्द्वानी आए थे, तो जो लोग वहां पर जा रहे थे समर्थन करने रैली को, जो लोग कांग्रेस के लोग रैली में पहुंचे, वहां पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का किया। जो नैनीताल के एसएसपी हैं मंजुनाथ टीसीजी, उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी बस जो है जो रैली की होगी उसे वहां कार्यक्रम स्थल तक ना पहुंचा जाए, उसको रोका गया था। जिसमें हमारे शीर्ष नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, यशपाल आर्य जी और अन्य कई नेता वहां पर जो है पहुंचे, प्रकाश जोशी जी, काजी निजामुद्दीन जी, और उन्होंने थाने का घेराव किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने एसपी सिटी कार्यालय का भी घेराव किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब जा करके जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है ये बौखलाई हुई है, ये कांग्रेस से डरी हुई है। जिस प्रकार 17 जुलाई में राहुल गांधी जी आए थे, आपने देखा पूरा देश। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त देहरादून मसूरी मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और अधिकारियों से काम की जानकारी ली। मंत्री ने सड़क के पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण पानी से कीचड़ा आ रहा था, जिससे मलबा में लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। आज शाम से यहाँ पर जीएसपी ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर पूछने के बाद उसमें बोलिंग हो जाएगी, जो कीचड़ है उससे निजात मिलेगी। क्योंकि कल से टूरिस्ट सीजन हमारा शुरू हो रहा है। 15 अगस्त की वजह से टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो कल हमने इनको कहा कि आज रात पूरी रात काम करके 11 बजे के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया जाए और सुबह तक जो है इसको रोड को ठीक कर दिया जाए, ताकि मसूरी के जो होटेलियर्स हैं विशेषकर, उसकी पूरी इकोनॉमी जो है टूरिज़्म पर है और टूरिस्ट को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित हमने किया है। और हमारे फ्लूड के एक्शन यहाँ पर आए हैं और हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद शुरू हुआ विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। बता दें कि 8 अगस्त की सभा के 2 दिन बाद रामलीला मैदान में श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने शुद्धिकरण यज्ञ किया। वहीं कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया, जबकि बीजेपी ने खुद को आयोजन से अलग किया। साथ ही संसद में जेपी नड्डा ने जांच की बात कही, जिसके बाद अब संगठन और आयोजन के पीछे की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तो उस यज्ञ में हमारे साथ हमारे दलित भाई नहीं होते। ये अंकित पाल जी वहां पे उपस्थित थे, क्या ये दलित नहीं है? नंद किशोर आर्य जी दलित थे, क्या वो दलित नहीं है?
अन्य जो है दलित समाज के अन्य बंधु थे, मोहित आर्य हैं, विनोद आर्य जी हैं, क्या वो दलित नहीं है? या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि इनसे ज्यादा दलित वो हैं? दलित वाला कोई एंगल, ये तो उन्होंने अपने राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं, और हमें भी कोई परहेज नहीं है। मेरे ऐसे बहुत मित्र हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाने का काम हम लोग करते हैं। आपका भाव क्या था? मैंने बताया आपको भाव। और रामलीला ग्राउंड जैसे ग्राउंडों में ही हवन के कार्यक्रम होते हैं, ना कि किसी अन्य ग्राउंडों में। तो जो हमारे द्वारा वहाँ शुद्धिकरण हवन कराया गया, वो ग्राउंड का शुद्धिकरण हवन कराया गया, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। और अब मैं देख रहा हूँ लगातार ये पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है कि दलित हैं वो और उनके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैं भी एक दलित परिवार से आता हूँ और उस हवन में मैं वहाँ मौजूद था। तो ये चीज कहना सही नहीं है कि दलित का हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम दलित का विरोध करेंगे तो मैं वहाँ क्या करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। उस ग्राउंड का शुद्धिकरण हमारे द्वारा इसलिए कराया गया कि वहां से कुछ इस तरह के नारे उस मंच के माध्यम से लगाए गए या वहां उपस्थित उन लोगों के द्वारा लगाए गए जो कि हिंदू भावनाओं को आहत करता है। क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जय श्री राम के नारे तो लगते हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से पता चला है कि वहां अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं माने जाते हैं। क्योंकि किसी भी, आप भी देख रहे हैं कि किसी भी ईदगाह, जो ईदगाह की जगह होती है, वहां कभी जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। वो अपने लगाए नारे, मस्जिद में नारे लगाए, कौन मना कर रहा है? हम तो कभी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिर में आके अगर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत का विषय है। और प्रकरण है, ये मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से नहीं है। अगर वहाँ पर किसी प्रकार का हवन किया, मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी आदेश पर ये नहीं हुआ होगा। ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर किसी प्रकार का आदेश किया होगा। अगर उन्होंने इसको लेकर कुछ किया है तो ये कौन से संगठन के लोग थे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूँ कि अगर जिस प्रकार का अगर कुछ और मामले को लेकर किया होगा तो वो बात ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का धार्मिक अनुवाद के मामले में हवन करना, उसका शुद्धिकरण करना, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी। खटीमा में हरियाली तीज के अवसर पर रिया मेकओवर और माया रेंटल कलेक्शन की ओर से तीज महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कविता कापड़ी ने शिरकत की। महिला ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया से जुड़ी महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक गीत, संगीत, मेहंदी, श्रृंगार और मनोरंजक गतिविधियां हुई और इस दौरान कविता कापड़ी ने प्रमुख महिला ब्लॉगर्स को पिछौड़ा उड़ाकर सम्मानित किया और तीज की शुभकामनाएं भी दी। का प्रोग्राम है, यहाँ पे हमारी खटीमा क्षेत्र की सारी महिलाएं आई हैं और इसमें हमने महिलाओं के लिए रैंप वॉक और डांस कंपटीशन और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो महिलाओं के निजी जीवन से होते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और किस चीज़ में हॉबीज है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये जानना जरूरी है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या किस क्षेत्र में वो जाना चाहती थी या फिर किसी कारणवश नहीं जा पाई। तो हम महिलाओं के जीवन में उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी बहनों को किस क्षेत्र में आगे बढ़ना था और वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ी। उत्तराखंड के रामनगर की ऐपड़ कलाकार रंजना नेगी कुमाऊं की पारंपरिक कला को राखियों के जरिए नई पहचान दे रही हैं। रंजना ने ऐपड़ डिजाइन के साथ कुमाऊनी शब्दों का इस्तेमाल कर अनोखी राखियां तैयार की हैं। इन राखियों पर दाजू, भूला, इज्जा और बाबू जैसे पारंपरिक शब्द लिखे गए हैं और हाथ से बनी राखियों की मांग देश के साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा और ऐसे में ये राखियां चर्चा का केंद्र है। उत्तराखंड के रामनगर की ऐपड़ कलाकार रंजना नेगी कुमाऊं की पारंपरिक कला को बढ़ावा देते हुए त्योहारों के लिए अलग अलग चीजें बनाती हैं। ऐपड़ कला जमीन या दीवार पर बनाए जाने वाले अनोखे ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है। इस साल रंजना ने रक्षाबंधन के लिए राखियां बनाने में ऐपड़ कला के साथ कुमाऊनी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। रक्षाबंधन आने वाला है तो सोचा क्या किया जाए। ऐपड़ आर्ट तो मैं बनाती ही हूँ, तो राखी को लेकर भी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमारी कुमाऊं की संस्कृति से लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड राखियाँ तो हर बार ही लोग पहनते हैं। इसमें थोड़ा यूनिक है, एक तो ये हैंडमेड है और डिस्पोज भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें कुमाऊं के कुछ वर्ड्स भी आते हैं। जैसे हमारे वहाँ बड़े भाई को दाजू बोलते हैं, दादा बोलते हैं, छोटे भाई को भूला बोलते हैं,
मम्मी को ईजा बोलते हैं, पिताजी को बाबू बोलते हैं, तो इस टाइप के अक्षर भी इन राखियों पे आए हुए हैं। ये हाथ से बनी राखियाँ उन ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर रही हैं जो बाजार में मिलने वाली आम राखियों के मुकाबले आधुनिक डिजाइन के साथ पारंपरिक पहचान की तलाश में हैं। मुझे राखियाँ यहाँ की बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें भाई का नाम, दाजू, ईजा, बाजू, अगर हम अपने पापा को पहनानी है, किसी को भी पहनानी है, तो हम उनके नाम के हिसाब से उन्हें पहना सकते हैं। और राखियाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, इसीलिए मतलब मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ राखियाँ लेने के लिए यहाँ पे। रामनगर की रंजना की पहल की बदौलत उनकी खूबसूरत राखियों के चर्चे आज देश ही नहीं विदेश में भी हैं। इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। नैनीताल एसएसपी मंजुनाथ टीसी के खिलाफ सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर के मुख्य चौराहे पर एसएसपी का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु बाबा ने आरोप लगाया कि 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में शामिल होने आ रहे हजारों कार्यकर्ताओं को नैनीताल पुलिस ने सरकार के दबाव में रोककर परेशान किया। उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का और नैनीताल के कप्तान मंजुनाथ टीसी का आज पुतला फूंका है। और एक सितारगंज में ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का और नैनीताल के कप्तान मंजुनाथ टीसी जी का पुतला फूंका जा रहा है। 8 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की रैली थी हल्द्वानी में, और जिस तरीके से इस सरकार के कहने पे नैनीताल के कप्तान ने हमारी जो बसें रुद्रपुर से आ रही थी टांडा में रोकी गई, जो बसें हमारी खटीमा सितारगंज नानक पता से आ रही थी उनको गोला पार रोका गया, और जो बसें हल्द्वानी पहुंच गई उनको शहर के अंदर रोका गया कि कार्यकर्ता और पार्टी के लोग हमारे उस मीटिंग में ना जा पाए। और वो मुरादाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक पारितोष गौतम ने कोटद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन नए रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं और सर्कुलेटिंग एरिया में चल रहे कामों की प्रगति देखी। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था से निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा की जानकारी ली और इस दौरान फोन पर कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण से बातचीत भी हुई। विधायक ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही स्टेशन पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, स्वच्छ पेयजल और बेहतर यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज स्टेशन का निरीक्षण किया है। जो नई बिल्डिंग बनी है बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, और इसका जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर से करवा के ही इसका निर्माण किया गया है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, और कमी अगर आप बोलेंगे तो आज सच कोई इसमें कमी नहीं मिली, क्योंकि निर्माण बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया गया है। पूरी इंजीनियर की टीम जो है गतिशील की व्यक्ति, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हुए अच्छी बिल्डिंग का निर्माण किया है। जो कमी दिखी है वो जैसे आप लोगों ने भी बताया कि एक दो जो पेयजल की समस्या के लिए 2 कुछ वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर बूथ है वो निर्माण करा दिया जाएगा। प्लस हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित बीकानेर की दुकान पर खराब घेवर मिलने के आरोप में ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहक के मुताबिक उसने 1 किलो घेवर खरीदा था, लेकिन घर पहुंचकर पैकेट खोलने पर उसमें से बदबू आ रही थी और गुणवत्ता खराब मिली। ग्राहकों ने नाराजगी जताते हुए खाद्य पदार्थ को जांच कराने और संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट क्षेत्र देश के प्रमुख हाथी आवासों में शामिल है, जहां 1200 से ज्यादा हाथी मौजूद हैं। हालांकि सिकुड़ते जंगल, बाधित हाथी गलियारे, अनियोजित विकास और बढ़ता पर्यटन इनके लिए चुनौती बन रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक घास के मैदान का कमजोर प्रबंधन भी हाथियों के पलायन को प्रभावित कर रहा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन गलियारों के संरक्षण पर काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखें। जिंदगी में दूसरा मौका मिलना कितना मायने रखता है, इसका एहसास मौत पर जीत हासिल कर चुकी मालिनी को बखूबी है। अटखेलियां करती मालिनी कभी नदी में बह गई थी, लेकिन आज खुशी खुशी पानी में खेलती कूदती है। पिछले साल सितंबर में उत्तराखंड के कोटद्वार के पास मालन नदी में अपने झुंड से बिछड़ने के बाद इसे नाजुक हालत में बचाया गया था। लगभग 1 साल बाद वन विभाग और पशु चिकित्सा टीमों की देखभाल की बदौलत मालिनी बिल्कुल स्वस्थ है और अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ स्थित एलिफेंट सेंटर में है। विगत वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ी इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, जिसमें कि एक हाथी का बच्चा
जो था वो कोटद्वार के पास मालिनी नदी में बहकर आ गया था, अपने जो झुंड है उससे बिछड़ गया था और चट्टानों के बीच में फंसा हुआ था। हमारे जो वनकर्मी थे उन्होंने बड़ी मेहनत से उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उसको कालागढ़ जो हमारा रेस्क्यू सेंटर वहाँ पर लेके आए। हमारे जो महावत हैं और जो हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की और हमारे जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर है उनकी देखरेख में उसको बचाया गया। आज बड़े खुशी की बात है कि जो हाथी का बच्चा है उसको मालिनी के नाम से आज हम कहते हैं, वो बहुत स्वस्थ और अपनी पूरी तरह रिकवर कर चुका है। विश्व हाथी दिवस के मौके पर मालिनी की कहानी और भी अहम हो जाती है। वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वालों की माने तो मालिनी का ठीक होना उस गहरे रिश्ते को दर्शाता है जो सदियों से इंसानों और हाथियों के बीच रहा है। तो हाथी जो है वो सबसे बड़ा जीव तो है ही धरती पर चलने वाला, और साथ में इसका इंसान से बड़ा जबरदस्त रिश्ता रहा है। और हम पुरानी कहानियां भी देखते हैं, राजा महाराजाओं के पास भी हाथी, यानी कि इंसान और हाथी एक आपस में जो एक सूत्र में बहुत लंबे समय से बंधे हुए हैं। और यही जो पुराना रिश्ता है ये मालन नदी से जो इस बेबी कप को लाया गया है उसके रूप में, और जिस तरह से वो अटकेलियां कर रहा है वो उसी रिश्ते की आगे की कहानी कहता है। और हमारा उत्तराखंड जो है ये हाथियों की दृष्टि से हम कहें तो बड़ा ही समृद्ध प्रदेश है। जानलेवा स्थिति से बचाए जाने के बाद मालिनी की नई शुरुआत एक दिल छू लेने वाली मिसाल कायम करती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।